जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आप लोगों की रहनुमाई फरमाएं। जनाब कासिम रसूल इलियास साहब, जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। जो जनता से इंसाफ करेगा वही देश पे राज करेगा, जो जनता से इंसाफ करेगा वही देश पे राज करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी सदर मुश्तबा फारूक साहब, पार्टी की नायब सदर मोहतरमा ललिता नायक साहिबा, जनाब शबीर अंसारी साहब, कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, महाराष्ट्र वेलफेयर पार्टी के जिम्मेदार जनाब अब्दुल रऊफ साहब, पार्टी के दीगर जिम्मेदारान और डाइस पर मौजूद मौजूदीन, मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, माओ और बहनों, मैं ऑल महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए हमारे इन भाइयों और बहनों का वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से दिल की गहराइयों के साथ खैर मकदम करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आज औरंगाबाद के इस तारीखी मैदान में आपकी मौजूदगी महाराष्ट्र में एक नई तारीख को, एक नए इतिहास को जन्म देने के लिए है। आने वाला मौर्रिख ये लिखेगा कि हिंदुस्तान में अक़दार पर मबनी सियासत, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बुनियाद महाराष्ट्र में जिस मैदान में पड़ी थी वो आम और खास मैदान था, और जो लोग उस तारीख को रकम करने में हिस्सा ले रहे थे, तारीख में उनका नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। बुजुर्ग और भाइयों, मैं कोई बुलंद बांग दावा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। आज तारीख के जिस मोड़ पर आप खड़े हुए हैं, एक ऐसी लड़ाई के साथ अपने आप को वाबिस्ता कर रहे हैं जो इस मुल्क में इंसाफ की लड़ाई है, जुल्म के खात्मे की लड़ाई है, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खात्मे की लड़ाई है। इस मुल्क को एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे खुशगवार माहौल में, एक ऐसे पुरान माहौल में तब्दील करने की लड़ाई है जिसके सिलसिले में हम और आप सब वचनबद्ध हैं, जिसका हमने अहद कर रखा है। बुजुर्गों और भाइयों, मैं देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे साथी धूप की इस गर्मी और तपिश की वजह से कोनों और सायों के गोशे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे ये बताना चाहता हूं, अगर हम धूप की इस मामूली सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हिंदुस्तान से जुल्म के खात्मे का जो बेड़ा हमने उठाया है, हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार के खात्मे का जो बेड़ा हमने उठाया है, इस जुल्म को अत्याचारों से, जालिमों से, भ्रष्टाचारों से, करप्ट लीडरों से निजात दिलाने का जो बेड़ा हमने उठाया है, हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो आइए, मैदानों में आइए, कोने और गोशों का सहारा मत लीजिए, सीटों में विराजमान होइए और एक आवाज बुलंद कीजिए कि हम इस मुल्क में जुल्म का खात्मा करेंगे, अत्याचार का खात्मा करेंगे, भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। बुजुर्गों और भाइयों, मुझसे पहले रियासती सदर अब्दुल रऊफ साहब ने चंद बातें आप सामने रखी हैं जो पार्टी के तारुफ के तौर पर थी, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, आज ये सवाल पूछा जाता है 2011 में जब हमने ये पार्टी खड़ी की थी, जो आज मुल्क के 11 रियासतों में अपने कदम जमा चुकी है, जो 11 रियासतों में अपना पंजा गाड़ चुकी है, उस मौके पर भी यह सवाल किया गया था कि 1200 रजिस्टर्ड पार्टियां होने के बावजूद आपकी पार्टी की क्या जरूरत है, ये पार्टी कौन सा तीर मार देगी। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की तरफ लाना चाहता हूं। हमारे मुल्क ने
آزادی کے 65 سال مکمل کر لیے. ان 65 سالوں کے بعد یہ سوال ہر ایک کے منہ پر ہے, ہر ایک کے زبان پر ہے کہ ہمارے آزادی کے مت والوں نے, آزادی کے خواب دیکھنے والوں نے, جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی, جنہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح کھپا دیا تھا, لگا دیا تھا, کیا یہی وہ آزادی ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی؟ 65 سال کے بعد بھی اس ملک کے انسانوں کو بنیادی سہولتیں حاصل نہیں. آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں وسائل نہیں ہیں, ایسا ملک نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے. ہمارا ملک وکاس نہیں کر رہا ہے, ترقی نہیں کر رہا ہے. ہم نے ترقی کی بے پناہ منزلیں پوری کر لی ہیں, ہم وکاس کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن ترقی کا یہ فائدہ چند مٹھی بھر لوگوں کو مل رہا ہے اور ملک کی عام جنتا محروم, مظلوم اور غربت کے نیچے زندگی گزارنے میں مجبور ہے. ہم دیکھ رہے ہیں 65 سال کے بعد بھی دنیا میں ہمارے ملک کا نام جو ہے کہاں لکھا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یونیسیف جو یونائٹڈ نیشن کی ادارہ ہے وہ ہر سال دنیا کے بھوکے ننگے لوگوں کے بنیاد پر ملکوں کی درجہ بندی کرتا ہے. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی, تعجب ہوگا کہ دنیا کے بھوکے ننگے لوگوں میں ہمارے ملک کا شمار تیسرے, ہمارے ملک ان لوگوں میں ہے, ان ملکوں میں ہے جس میں دنیا کے 1/3 بھوکے ننگے لوگ رہتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہمارے ملک کے پلاننگ کمیشن کی مستند رپورٹ ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں 80% لوگ ایسے ہیں, 80% لوگ ایسے ہیں جن کی یومیہ آمدنی 80 روپے 20 روپے سے بھی کم ہے, 20 روپے سے بھی کم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا ملک ترقی نہیں کر رہا ہے؟ کیا ملک وکاس نہیں کر رہا ہے؟ ہم ترقی کے سلسلے میں دنیا کے دوسرے ملکوں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس میٹروز آ جائیں, آپ کے پاس ایروپلین آ جائیں, آپ کے پاس بڑے بڑے جو ہے آپ ویب سائٹ کے آپ جو ہے سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر دنیا کے سب سے بڑے ملکوں میں شمار ہونے لگے. سوال یہ ہے کہ یہ ترقی میں عام آدمی کا کتنا فائدہ ہے, اس ترقی کا لابھ, اس ترقی کا فائدہ عام آدمی کو کتنا پہنچ رہا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ہمارے ملک میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے, جی ڈی پی بڑھ رہا ہے, ملک ترقی کر رہا ہے. لیکن ترقی کو ناپنے کا ایک اور پیمانہ بھی ہے جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہتے ہیں, HDI, جو اس بات پر اس بنیاد پہ طے ہوتا ہے کہ ملک میں کتنے % لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, کتنے % لوگ ایسے ہیں جن کو علاج معالجے کی سہولت ہے, کتنے % ایسے لوگ ہیں جن کے بچوں کو نہ صرف مفت تعلیم حاصل ہے بلکہ معیاری تعلیم کی سہولت حاصل ہے, کتنے بچے ایسے ہیں جو 5 سال سے زیادہ زندگی کی سانس لے پاتے ہیں, عورتوں کو کتنا تحفظ حاصل ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے, یہ ہمارا یہ ترقی یافتہ ملک جس کے لیے بڑے بڑے بلند دائرے کیے جاتے ہیں, اس ترقی یافتہ ملک 170 ملکوں کی فہرست میں 134ویں نمبر پر ہے. اور افسوس کی بات یہ کہ غریب ملک بنگلہ دیش اور پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہندوستان سے, بھارت سے آگے. بزرگ اور بھائیوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترقی کہاں چلے گئی, یہ وکاس کا لابھ کن کو مل رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی, ہماری ترقی کو, ہمارے خون پسینی کمائی کو ہمارے یہ بھرشٹ, بداتوار, بدعنوان, کرپٹ سیاستدان ہڑپ کر جا رہے ہیں. یہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ایک نیا اسکینڈل, ایک نیا گھوٹالا ہمارے سامنے آتا ہے. اب لالو پرساد چارہ گھوٹالہ میں اندر چلے گئے اور اب دیکھیے کتنے لوگوں کی باری آتی ہے. لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی جو لوگ جا رہے ہیں وہ چھوٹی مچھلیاں ہیں. بڑے بڑے مگرمچھ جنہوں نے پورے خزانے کو ہڑپ کر لیا ہے ابھی بھی وہ تختوں پر, تاجوں پر, کرسیوں پہ براجمان ہے. اور ویلفیئر پارٹی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک ان کرپٹ نیتاؤں کو جیل کے راستے کی طرف نہ ڈالتے. بزرگوں اور بھائیوں, ایک طرف تو یہ ہمارے کرپٹ سیاستدان ہیں, یہ بدعنوان سیاستدان ہیں جنہوں نے ہمارے خون پسینے کی کمائی کو لوٹا ہے اور مسلسل لوٹ رہے ہیں.
दूसरी तरफ हमारे मुल्क की इक़्तिसादी, हमारे मुल्क की आर्थिक नीतियां हैं जो कारपोरेट वर्ग, कारपोरेट जगत, ये पूंजीपति लोग, ये सरमायादार लोग और ये मल्टीनेशनल कंपनीज को सामने रखकर बनाई जाती है। और उसका नतीजा ये है कि हमारे मुल्क का बजट हो या हमारे मुल्क की आर्थिक पॉलिसियां हो, ये देखा जाता है कि कारपोरेट जगत को और ये जो हमारे अंबानी है, टाटा है, बिरला है, इनको और मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर से आ रही है और अमेरिका और इसराइल के मफादात को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है, अभी हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में फूड सिक्योरिटी बिल मंजूर किया है, यानी ग़िज़ा का हक तस्लीम किया गया है। 65 साल के बाद हमारे मुल्क ने इंसानों के ग़िज़ा के हक को बुनियादी हक के तौर पे तस्लीम किया है, लेकिन इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो ग़िज़ा का हक है, इससे मुल्क के बजट पर यानी सालाना बजट पर 35,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ जाएगा। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, 35,000 करोड़ का बोझ किस लिए पड़ेगा? ताकि हमारे मुल्क के भूखे नंगे लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हालांकि मुझे ये कहना है कि ये जो फूड सिक्योरिटी बिल है, ये उन तमन्नाओं पर, उन आरज़ुओं पे पूरा नहीं उतरता जिसका हमने मुतालबा किया था। फिर भी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने इसका खैर मकदम करते हुए इसमें तरमीमात का मुतालबा किया है। जो बात मुझे कहनी है वो ये है कि 35 करोड़ रुपए का गम हमारे मुल्क के सरमायादारों को, हमारे मुल्क के बजट बनाने वालों को, हमारे मुल्क की सियासी पार्टियों को खाया जा रहा है। लेकिन आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, अफसोस होगा कि पिछले साल, गुज़िश्ता साल हमारे मुल्क के बजट में से 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स इन कारपोरेट ग्रुप को माफ कर दिया गया है। ये जो कारपोरेट ग्रुप है, टाटा, बिरला, अंबानी, ये इन पर जो टैक्स आयद होता था, सरकार ने 5 लाख करोड़ का टैक्स जो है, 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स जो है, इनको माफ कर दिया। उसका कोई गम नहीं है, उसका कोई अफसोस नहीं है। किसका पैसा है ये खून पसीने का हमारी कमाई है। बुजुर्ग और भाइयों, मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता हूं, बहुत सारे बुजुर्ग यहां मौजूद हैं। मैं चंद बातें आप सामने इख्तिसार साथ रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इन 1200 पार्टियों में इजाफा नहीं है। ये पार्टी इन करप्ट, अवसरवादी, भ्रष्ट, मदउन्वान, मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट और फिरका परस्त सियासी पार्टियों का जवाब है, मुतबादिल है, विकल्प है। हम इनको रिप्लेस करने के लिए आए हैं, इनको हटाने के लिए आए हैं और इस मुल्क में हकीकी इंसाफ से लोगों को हमकिनार करने के लिए आए हैं। दूसरी बात, ये वेलफेयर पार्टी के वो लोग हैं जो महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं, तो मैं उनसे ये बात साफ करना चाहता हूं, और ये वर्कर है पार्टी के, चंद बातें उन्हें साफ तौर पर याद रखनी चाहिए ताकि वो जवाब दे सके लोगों को, ताकि वो बता सके कि हमारी पार्टी की रिलेवेंस क्या है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की रिलेवेंस क्या है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये पार्टी किसी एक धर्म के मानने वालों की, किसी एक इलाके के रहने वालों की, कोई एक जबान बोलने वालों की, किसी एक जात बरादरी से ताल्लुक रखने वालों की पार्टी नहीं है। ये पार्टी आला जात की पार्टी नहीं है, ये पार्टी कारपोरेट की पार्टी नहीं है, ये पार्टी कारपोरेट के पैसों से चलने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी इस मुल्क के तमाम इंसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की और इस मुल्क के बच्चों की, इस मुल्क के मुस्तकबिल की पार्टी। मैं ये कहना चाहता हूं, इस मौके पर हमारी महिलाएं बड़ी तादाद में मौजूद हैं यहां पर। आज 65 साल के बाद भी मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क की महिलाएं, हमारे मुल्क की खवातीन अपने आप को गैर महफूज समझती है। हमारे मुल्क की खवातीन अपने आप को गैर महफूज समझती है और यहां देख रहे हैं आप कि अस्मत दरी के, बलात्कार के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। मुल्क की राजधानी में आप जानते ये हाल है कि कोई बच्ची अगर सूरज ढलने के बाद घर को ना पहुंची तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि मेरी बच्ची सही सालिम हालात में घर तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंचेगी। 65 साल के बाद भी हमारे मुल्क ने हमारे मुल्क की आधी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सका है। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, ये दादुशुमार जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेरे नहीं है,
इंडियन क्राइम ब्यूरो के इदार शुमार है, सरकार के इदार शुमार है, पुलिस के रिकॉर्ड है, और पुलिस का रिकॉर्ड कभी भी सच नहीं बोलता है, घटाकर बताता है। पुलिस का रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त में हर 22वें मिनट पर हमारे मुल्क की एक बेटी का, एक बहन का, एक मां की अस्मत दरी की जाती है। हर 22वें मिनट पे रेप होता है। जिस मुल्क का ये हाल हो, जिस मुल्क की आधी आबादी अपने तहफ्फुज़ को लेकर, अपनी अस्मत और इफ़्फ़त को लेकर परेशान हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? बुजुर्ग और भाइयों, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये इस मुल्क के तमाम इंसानों की पार्टी है, इस मुल्क के तमाम इलाकों की पार्टी है, इस मुल्क के हर आदमी की पार्टी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, महरूम हो, मजलूम हो, हर एक की पार्टी है। हर एक के लिए इस पार्टी के दरवाजे खुले हुए। किसी एक ग्रुप की, किसी एक जबान बोलने वाले की, किसी एक के इलाके रहने वाले की, किसी एक धर्म को मानने वाले की पार्टी नहीं है। लेकिन ये पार्टी बतौर खास जो दबे हुए, पिसे हुए, कमजोर लोग हैं, चाहे वो अक़लियतें हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, उनका उत्थान, उनको ऊपर उठाना है, इसकी पहली प्रायोरिटी, पहली तरजीह हो। बुजुर्गों और भाइयों, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आई है, सिर्फ कि हम ये नहीं कहते हैं कि कल तक बीजेपी और आज कांग्रेस पार्टी सत्ता पर विराजमान है, इसको हम हटाकर वेलफेयर पार्टी को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, सत्ता के गलियारों तक। ये हो सकता है, बाद लोग समझते हैं कि राजनीति सत्ता का खेल है, राजनीति के अंदर सत्ता ही होती है असल चीज। लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, वेलफेयर पार्टी सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं रखती है, वेलफेयर पार्टी व्यवस्था परिवर्तन करना चाहती है, पूरे निजाम को तब्दील करना चाहती है। ये गैर मुनसिफाना निजाम, ये गैर आदिलाना निजाम, ये ज़ल्म पर मबनी निजाम, इसको उठा के फेंकना चाहती है। इसके मुकाबले में एक ऐसे निजाम को नाफिज करना चाहती है जिसके बुनियाद पर हर एक को अदल मिले, हर एक की बुनियादी जरूरत पूरी हो, और हर एक इस मुल्क में इंसाफ के साथ में सर उठाकर हिफाजत के साथ में जिंदगी गुजार सके। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, वेलफेयर पार्टी उन लोगों पर मुश्तमिल है जो दिन में ख्वाब देखते हैं, लोग रातों में ख्वाब देखते हैं, लेकिन वेलफेयर पार्टी के लोगों ने, उसके वर्कर्स ने, उसके जिम्मेदारों ने ख्वाब देखे हैं, उन ख्वाबों ने उनकी रातों की नींदें हराम कर दी। हम इस देश के अंदर एक ऐसा निजाम, एक ऐसी वेलफेयर स्टेट, एक ऐसा कल्याणकारी राज, एक ऐसी फलाई रियासत कायम करना चाहते हैं जिसके नतीजे में हर पेट को 2 वक्त की रोटी, हर सर को छत, हर बदन को लिबास और हर आदमी को इंसाफ मिल सके। बुजुर्गों और भाइयों, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया परिवर्तन के लिए, तब्दीली के लिए, बदलाव की सियासत करने वाली पार्टी है। ये स्टेटस को बाकी जो चीज, जो हालत है, उसी हालत को मेंटेन करने के लिए नहीं आई है। बुजुर्गों और भाइयों, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये महसूस करती है कि आज पूरा देश जो है, उसके सामने पूरी देश की जनता किसी विकल्प की तलाश में है, किसी मुतबादिल की तलाश में है, किसी ऐसे लोगों को तलाश कर रही है जिनके बारे में वो ये सोच सके कि ये सेवा, ये सत्ता को, ये सियासत को, राजनीति को सेवा समझते हैं, खिदमत समझते हैं और इंसानों की खिदमत के जज्बे से आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, हम में से हर आदमी जो इस पार्टी से वाबस्ता है, चाहे वो पार्टी का सदर हो या पार्टी का आम कार्यकर्ता है, वो ये पार्टी इस मुल्क में एक खिदमत के जज्बे से, एक खिदमत के भाव से लोगों को तैयार करी है। हम एक ऐसे कैडर को तलाश बनाने के लिए आए हैं जो 24 घंटे और 7 दिन का कैडर हो, जो 24 घंटे 7 दिन इस जनता की सेवा के लिए, लोगों की खिदमत के लिए मैदान में मौजूद हो। वो ये ना कहे रात के 10 बजे कोई दरवाजा खटखटाए तो ये मेरे सोने का वक्त है, कोई मजलूम आदमी, कोई परेशान आदमी हमारे घर के दस्तक देगा तो उसको ये जवाब नहीं मिलना चाहिए कि ये हमारे सोने का वक्त है। हम उसकी दाद रसी के लिए हर वक्त खड़े होंगे, चाहे जुल्म प्रशासन के जरिए से हो रहा हो, चाहे जुल्म हुकूमत के जरिए से हो रहा हो, चाहे जुल्म पुलिस के जरिए से हो रहा हो। एक बात और, अपनी बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा कि ये आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें जो है इंसानों पे जुल्म डाल रही है। आतंकवाद के नाम पर जो नए नए कानून बनाए गए हैं, चाहे वो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट हो, चाहे वो एक्सपा हो, चाहे वो मकोका हो, या इस तरह के पहले जो कानून बनाए गए थे टाडा और पटोटा के सिलसिले में, हम ये समझते हैं कि ये आतंकवाद के नाम से लोगों को परेशान करने के लिए
गवर्नमेंट के हाथ में, पार्टियों के हाथ में, सियासी पार्टियों के हाथ में, पुलिस के हाथ में एक ऐसा लाइसेंस है जिसके नतीजे में बेगुनाहों को जेल के अंदर फेंक दिया जाता है। हमारे सामने आंकड़े हैं, हमारे सामने शुमार है। हम ये समझते हैं कि आप महाराष्ट्र के अंदर लोग जानते हैं मालेगांव के अंदर जो कुछ हुआ है और पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, वो सिवाय उसको हम रियासती दहशतगर्दी, स्टेट टेररिज्म से ताबीर करते हैं। और हम ये मानते हैं कि इस वक्त बड़े पैमाने पर जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है वो खिलवाड़ है, वो दिखावा है, वो बनावट है। और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि जितनी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई है उनके ऊपर एक व्हाइट पेपर जारी करे, इनकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाए। आखिर हुकूमत को क्या परेशानी है, वो पटला हाउस एनकाउंटर की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाती है? आखिर हुकूमत को क्या परेशानी है, वो पार्लियामेंट्री की इंक्वायरी क्यों नहीं करवाती है? आखिर हुकूमत को क्या परेशानी है कि वो प्रधान कमेटी की रिपोर्ट को सामने नहीं लाती है? और क्या हुकूमत को क्या परेशानी है, वो ये नहीं बताती है कि करकरे क्यों मारा गया और उसकी जैकेट कहां चली गई है? हम ये कहना चाहते हैं, हम इन तमाम आतंकवादी घटनाओं पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। हमें ये कहना है और मन से ये बात कहना चाहते हैं, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। इस मन से ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये कहने में कोई हार नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं कि जब आतंकवाद के नाम से हिंदुत्व का, जाफरानी लोगों का, भगवाओं का चेहरा सामने आया, तो यही हुकूमत जो कल तक आतंकवाद के नाम पे ढंढोरा पीट रही थी, उनके नतीजे में खामोश हो जाती है। हम ये सवाल करना चाहते हैं हुकूमत से, अभिनव भारत, भोसला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आरएसएस, इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती है? ये कर्नल पुरोहित के मामले को आगे बढ़ाकर उसमें ये क्यों नहीं देखा जाता है कि मिलिट्री में आतंकवाद के जहर को किसने सरायत करने की कोशिश की गई थी? मुझे ये बात कहने में कोई यार नहीं है कि ये चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पॉलिसियों के मामले पे, नीतियों के मामले में इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई सॉफ्ट कोई हार्ड नहीं है। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों ही जालिम हैं, दोनों ही अत्याचारी हैं। और इस तरह की तमाम पार्टियों को रिप्लेस करना, उनका मुतबादिल फराहम करना, उनके मुकाबले में इंसाफ पसंद लोगों को चेहरों के सामने लाना और इस देश के अंदर वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, मूल्यों पे आधारित आदमी को पैदा करना, ये हमारा वचन है और ये अज़्म है और इस अहद के हम पाबंद हैं। इसी के साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं तो हाथ उठाकर कहिए कि हम सब साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, कासिम रसूल इलियास तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, कासिम रसूल इलियास तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश की जिम्मेदार खवातीन विंग की जिम्मेदार खालिदा परवीन साहिबा से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जो लोग दीवारों के पास खड़े हुए, छांव में खड़े हुए, उनसे दरख्वास्त है कि वो कुर्सियों पर बैठ जाएं। बराए मेहरबानी कुर्सियों पर बैठ जाइए आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नेशनल प्रेसिडेंट मुस्तफा फारूक साहब, जनरल सेक्रेटरी कासिम साहब और दीगर जिम्मेदारान वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, मेरे बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आम खास मैदान में हम सब इस मकसद से जमा हुए हैं कि मकसद